चलिए अब ये क्वेश्चंस के सॉल्यूशन हैं, है ना। तो पहला क्वेश्चन अपन ने क्या बोला था कि कुछ मॉलिक्यूल्स हमको दिए थे, इनमें हमको क्या करना था, इनके सबसे ज़्यादा जो स्टेबल कॉन्फर्मर्स हैं वो बनाने थे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला वाला जो था वो कौन सा था, दैट वाज प्रोपेन। ठीक है, प्रोपेन जो होता है इसके लिए ना कौन सी चीज़ अपन बोलेंगे कि ना अपन सारे न्यूमन प्रोजेक्शन में बनाए। आप चाहो तो सॉहॉर्स में बना सकते हो, मैंने न्यूमन प्रोजेक्शन में बनाए ये सारे। ठीक है, तो इसमें कौन सी चीज़ है, जब मिथाइल और ये सारे हाइड्रोजन कैसे रहेंगे, दीज आर स्टैगर्ड, तो तभी कॉन्फर्मर क्या रहेगा सबसे ज़्यादा स्टेबल, मतलब इसमें क्या रहेगा, टॉर्शनल स्ट्रेन सबसे कम होता है। समझ आ गई बात ये। ठीक है, अब इसके बाद फिर सेकंड वाला कॉन्सेप्ट दैट इज एनहेक्सेन, है ना। एनहेक्सेन में या इन सब के लिए मैंने आपको कौन सी चीज़ बोली थी, जैसे कि C2C3 बॉन्ड रोटेशन के हिसाब से बनाना है। तो C2 मतलब इधर एक तरफ मिथाइल आ जाएगा, C3 हो गया, तो इधर कितने 3 कार्बन हो गए, तो यहाँ क्या आ जाएगा, दैट इज प्रोपाइल ग्रुप आ जाएगा, है ना। तो एनहेक्सेन में C2C3 इन दोनों पे क्या लग रहेंगे, दो दो हाइड्रोजन। ठीक है, तो उसके हिसाब से जब कॉन्फर्मर बनाएंगे हम, तो एक सब्स्टिट्यूएंट मिथाइल हो गया, दूसरा सब्स्टिट्यूएंट प्रोपाइल हो गया। ठीक है, तो मिथाइल और प्रोपाइल जब क्या रहेंगे, दीज आर एंटी टू ईच अदर, तभी कॉन्फर्मर सबसे ज्यादा स्टेबल रहेगा। और उस समय ये एच एच जो है वो भी क्या रहेंगे, दीज आर ऑन द ऑपोजिट साइड, तो फिर से इसमें क्या हो जाएगा, टॉर्शनल स्ट्रेन विल बी मिनिमम, है ना। हालांकि वो टॉर्शनल स्ट्रेन इससे ज्यादा रहेगा क्योंकि यहाँ पर एक ग्रुप कौन सा आ गया, दैट इज प्रोपाइल विच इज वेरी लार्ज इन साइज। समझ आ गई बात ये। ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या बोला था, प्रोपेन के लिए दिस वन वाज मोस्ट स्टेबल, और एनहेक्सेन के लिए ये सबसे ज्यादा स्टेबल रहेगा। आ गई बात समझ में। ठीक है, इसके बाद फिर नेक्स्ट वाला जो कॉन्सेप्ट, दिस इज दैट 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। ठीक है, तो 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन में नहीं, ये दो मिथाइल मिथाइल क्या रहेंगे, दीज आर वॉश टू ईच अदर, तो ये मिथाइल मिथाइल क्या रहेंगे, दीज आर एंटी टू ईच अदर। इस समय पर क्या रहेगा, ये सबसे ज्यादा स्टेबल रहेगा। फिर से वही बात, C2C3 इस पर क्या करना है आपको, रोटेशन करना है। तो इस कार्बन पर भी दो मिथाइल और इस कार्बन पर भी क्या आ जाएंगे, दो मिथाइल आ जाते हैं। ठीक है, तो फिर से हमने C2C3 बॉन्ड रोटेशन के अलोंग ही क्या बनाया है, ये वाला कॉन्फर्मर बनाया है। आई बात समझ में। ठीक है, इसके बाद फिर डी जो है, इसमें क्या है, हमने बोला एक कार्बन पर NH2 और दूसरे पर S, नाइट्रोजन से जुड़े हुए हाइड्रोजन क्या कर सकते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकते हैं। तो इसमें कौन सा वाला फंडामेंटल लग जाएगा, तो हम बोलेंगे दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला। ठीक है, कौन सी चीज हो जाएगी, तो हम बोलते हैं जब ये ना गॉश कॉन्फर्मर इस टाइप के केसेस में क्या होता है, ज्यादा स्टेबल ड्यू टू व्हाट, दैट इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और चिलेशन। तो क्या होगा, जब ये F और NH2 क्या रहेंगे, दीज आर वॉश टू ईच अदर, तो फ्लोरीन नाइट्रोजन के हाइड्रोजन के साथ क्या बना लेगा, दैट इज हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है। और इस वजह से ये गॉश कॉन्फर्मर जो रहेगा इसका, वो क्या रहेगा, सबसे ज्यादा स्टेबल होता है ना। जैसा कि हमने किस में देखा था, दैट वाज इन फ्लोरोइथेनॉल, या फिर हमने देखा था दैट इथिलीन ग्लाइकॉल में, ना थियरी में। फिर इसके बाद ई वाला जो था वो कौन सा था, दैट वाज 2,3 डाई ब्रोमो ब्यूटेन। ठीक है, तो 2,3 डाई ब्रोमो ब्यूटेन में भी क्या करना है, C2C3 मतलब एक कार्बन पर ब्रोमीन मिथाइल, दूसरे पर भी ब्रोमीन मिथाइल, है ना। ये इसकी इक्विवेलेंट हो जाएगा कि एक एक मिथाइल की जगह क्या लगा दिया हमने, एक एक ब्रोमीन लगा दिया। ठीक है, तो ब्रोमीन ब्रोमीन एंटी क्या हो जाएगा, मोस्ट स्टेबल, मिथाइल मिथाइल एंटी क्या हो जाएंगे, मोस्ट स्टेबल। समझ आ गई बात ये। तो ये 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन के इक्विवेलेंट हो जाता है। आगे समझ में, है ना। इसके बाद फिर एफ जो रहेगा, है ना, इसमें एफ में क्या है, दिस इज 3 हाइड्रोक्सी प्रोपेनल। ठीक है, तो फिर से इसी टाइप का केस हो जाएगा। प्रोपेनल मतलब क्या, अल्डिहाइड ग्रुप है, और हाइड्रोक्सी मतलब OH, तो अल्डिहाइड का ऑक्सीजन OH के H के साथ क्या करेगा, दैट इज इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, जब भी क्या रहेंगे, दे आर वॉश टू ईच अदर। समझ आ गई बात ये। इस वजह से ये क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाता है ना। तो ये जो डी और एफ हैं, ये क्या रहेंगे, दे आर सेम टाइप ऑफ एग्जाम्पल्स। ठीक है, इसके बाद फिर हमको बोला आइसोप्रोपाइल साइक्लोहेक्सेन, ना ये साइक्लोहेक्सेन वाला क्वेश्चन है, ये कॉन्फर्मर पे। इसमें कौन सी चीज अपन बोलते हैं कि जो लार्जर सब्स्टिट्यूएंट होता है, जब वो कहाँ होता है, इक्वेटोरियल पोजीशन पर होता है साइक्लोहेक्सेन में, तब क्या होता है, कॉन्फर्मर ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे चेयर सबसे ज्यादा स्टेबल, और चेयर में भी क्या, लार्जर सब्स्टिट्यूएंट एट
equatorial position. That will make the conformer more stable or the most stable among all the conformers. So it is isopropyl cyclohexane में ये conformer, chair conformer with isopropyl group at equatorial position will be the most stable conformer. आए समझ में, है ना? इसके बाद फिर अगला जो हम देखेंगे 8th वाला कौन सा था? इट इज दिस मॉलिक्यूल इज व्हाट दैट सक्सिनिक एसिड. ठीक है, अब सक्सिनिक एसिड के कॉन्फर्मर्स हमको दो अलग अलग कंडीशंस में बनाने थे. एक बार जब लो पीएच था तब, और एक बार जब पीएच हाई था तब. ठीक है, तो लो पीएच पर है ना क्या होगा? तो हम बोलेंगे लो पीएच मतलब क्या? एसिडिटी ज्यादा. तो एसिडिटी यदि ज्यादा रहेगी तो हम बोलेंगे इट इज ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट. क्या हो जाएगा? तो हम बोलेंगे COOH जो होगा वो ऑलमोस्ट अनआयोनाइज्ड रह जाएगा. ठीक है, लो पीएच मतलब क्या बोला हमने? इट इज स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम. ठीक है, तो स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम मतलब बाहर वाला एसिड यदि ज्यादा स्ट्रांग है तो ऑर्गेनिक एसिड्स क्या होते हैं? दीज आर वीक, है ना, या क्या बोलेंगे हमें? वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं. तो हम बोलेंगे इसमें अब क्या हो जाएगा? कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से इसका आयोनाइजेशन सप्रेस हो जाएगा. तो हम बोलेंगे दोनों COOH जो रहेंगे ये ऑलमोस्ट अनआयोनाइज्ड रह जाएंगे. ठीक है, अब यदि अनआयोनाइज्ड रह जाते हैं ना तो कौन सी चीज होगी? तो हम बोलेंगे अब क्या होगा? फिर से ये D और F वाला फंडा लग जाएगा कि COOH जो है इसमें एक का O दूसरे के OH के हाइड्रोजन के साथ क्या बना लेगा? दैट इज हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है. ठीक है, तो लो पीएच पर क्या हो जाएगा? गॉश कॉन्फर्मर इज मोस्ट स्टेबल बिकॉज ऑफ व्हाट दैट? चिलेशन और इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. समझ आ गई बात ये, है ना? चिलेशन या इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये क्या हो जाएगा? लो पीएच वाला सक्सिनिक एसिड का ये वाला कॉन्फर्मर सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा. आया समझ में? ठीक है, फिर सेकंड वाला क्या बोला था? इट इज हाई पीएच. हाई पीएच मतलब क्या रहेगा? स्ट्रांगली अल्कलाइन मीडियम. ऐसे में क्या हो जाएगा? तो हम बोलेंगे ऐसे में जो दोनों COOH हैं ना वो दोनों सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे. दैट इज COO नेगेटिव एंड COO नेगेटिव. समझ आ गई बात ये, है ना? दोनों किस में कन्वर्ट हो गए? दैट इज इनटू सॉल्ट. ठीक है, COO नेगेटिव एंड COO नेगेटिव में. ठीक है, अब क्या हो जाएगा? दोनों के नेगेटिव होने की वजह से अब कौन सा कॉन्फर्मर सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा? जिसमें हम बोलेंगे दोनों COO नेगेटिव क्या होते हैं? दे आर एंटी टू ईच अदर. ठीक है, तो इसका एंटी वाला जो कॉन्फर्मर है वो क्या हो जाएगा? सबसे ज्यादा स्टेबल, क्योंकि इसमें क्या रहेंगे? टॉर्शनल स्ट्रेन या इट इज इवन स्टीरिक स्ट्रेन जो रहेगा दैट विल बी मिनिमम. आगे बात समझ में अच्छे से? ठीक है, तो इससे सारी वैरायटी ऑफ कॉन्फर्मर्स के मोस्ट स्टेबल लीस्ट स्टेबल मैंने आपको बोला था बनाने के लिए, तो वो आप खुद से बना लेना ना. दैट इज एडिशनल होमवर्क दैट आई एम नॉट डिस्कसिंग हियर. ठीक, अब इसके बाद फिर कौन सा सेकंड वाला क्वेश्चन है ना, द एनर्जी बैरियर टू रोटेशन अबाउट कार्बन कार्बन बॉन्ड इन मीथेन कितना? इट इज 3 किलो कैलोरीज पर मोल है रूम टेम्परेचर पर, है ना. क्या ज्यूम करने को बोला है? कि डेल्टा जी में एंट्रोपी का कंट्रीब्यूशन नेग्लिजिबल है. ठीक है, और हमको क्या करना है? स्टेगर्ड टू इक्लिप्स्ड कॉन्फर्मेशंस इनका डिस्ट्रीब्यूशन बताना है. ठीक है, तो हम कौन सी चीज बोलेंगे? तो हम बोलेंगे कि है ना डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एफ. डेल्टा एच कॉन्ट्रीब्यूशन 0 बोला है तो टी डेल्टा एच वाला फैक्टर नेग्लिजिबल हो गया. तो क्या हो जाएगा? डेल्टा जी इज ऑलमोस्ट इक्वल टू व्हाट दैट? डेल्टा एच. समझ आ गई बात ये? और जो रोटेशनल एनर्जी बैरियर है वो किसकी इक्विवेलेंट है? दैट इज टू डेल्टा एच. ठीक है, अब क्या रिलेशन पता है अपने को? डेल्टा जी इज इक्वल टू व्हाट? इट इज माइनस RT ln K, है ना. दैट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वाला. ठीक है, इक्विलिब्रियम क्या है यहाँ पर? इक्लिप्स्ड और स्टैगर्ड के बीच में. ठीक है, उसके लिए अपने से वाला कैलकुलेशन करवाया जा रहा है. तो कि इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा? इट इज स्टैगर्ड टू इक्लिप्स्ड का कॉन्सेंट्रेशन का रेशो, है ना. ये सब समझते हैं अपने को. बस अब कौन सी चीज हो जाएगी? तो हम बोलेंगे इट इज ln K. ये कैलकुलेट करना है तो RT डेल्टा जी के नीचे आ गए यहाँ पर. ठीक है, डेल्टा जी जो है ना विच वॉज ऑलमोस्ट इक्वल टू डेल्टा एच, उसकी वैल्यू कितनी दी थी हमको? 3 किलो कैलोरीज. तो हम आर को हम कैलोरीज में ले रहे हैं तो कौन सी चीज है? हम उसको किलो कैलोरीज को कैलोरीज में कन्वर्ट कर लेते हैं. ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा? इट इज 3000 और नीचे क्या आ गया? इट इज 1.99, है ना. आर की वैल्यू इन कैलोरीज. ठीक है, टेम्परेचर क्या दिया था अपने को? दैट वाज 25 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब 298 केल्विन. ठीक है, तो इन सब वैल्यूज को हम यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर देते हैं. इस सब्सटीट्यूशन से जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ जाएगा फाइनली वो आप कैलकुलेट कर लेना. मेरे पास आंसर अवेलेबल था, मैंने आंसर लिख दिया डायरेक्टली यहाँ पर. तो इसमें हम क्या बोलेंगे?
कि कैलकुलेशन पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है उसकी वैल्यू कितनी आ गई, दैट इज 157 आ जाती है। ठीक है, अभी जो 157 की वैल्यू है ये क्या सजेस्ट करेगी, तो हम बोलेंगे जो स्टैगर्ड कॉन्फर्मर होता है, ठीक है, ये क्या रहेगा, इट इज मोर देन 99%, ठीक है, और इक्लिप्स क्या रहेगा, दैट इज गोइंग टू बी लेस देन 1%। आगे समझ में है ना। तो हम बोलते हैं जब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इट इज स्टैगर्ड टू इक्लिप्स कॉन्फर्मर का रेशो देखेंगे इस इक्विलिब्रियम वैल्यू के हिसाब से, तो ये क्या आ जाएगा, तो हम बोलेंगे इट इज मोर देन 99% जो है वो क्या आ गया, तो हमने बोला दैट इज स्टैगर्ड कॉन्फर्मर, और लेस देन 1% विल बी इक्लिप्स कॉन्फर्मर। ठीक है, तो हम बोलेंगे कौन सी चीज़ है, हालांकि कार्बन कार्बन बॉन्ड रोटेशन बहुत ज़्यादा है, बट उसके बाद भी कौन सी चीज़ होती है, तो हम बोलेंगे इनके जो प्रपोर्शंस रहेंगे वो क्या रहेंगे, किसी भी गिवन मोमेंट पर स्टैगर्ड कॉन्फर्मर जो होता है वो इक्लिप्स्ड कॉन्फर्मर से क्या रहेगा, काफ़ी काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक है, या गिवन सैंपल में क्या हो जाएगा, मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स, ऑलमोस्ट सारे मॉलिक्यूल्स है ना, किसी भी गिवन मोमेंट पर किस वाली फॉर्म में हमको सबसे ज़्यादा मिलते हैं, तो हम बोलेंगे दैट इज इन स्टैगर्ड फॉर्म। ठीक है, तो वो जो अपन ने पढ़ा था ये उसका जस्टिफिकेशन भी है ना, एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज के बेसिस पर कंसिडरिंग एंट्रोपी का कंट्रीब्यूशन इन डेल्टा जी टू बी नेग्लिजिबल, क्या हो गया, तो हमने बोला यहाँ पर हम इस बात को जस्टिफाई कर पाए कि क्या हो जाएगा, उस सैंपल में सारे मॉलिक्यूल्स रहेंगे बट मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स इन मोस्ट ऑफ द टाइम एट मोस्ट ऑफ द टाइम विल रिमेन इन व्हाट दैट स्टैगर्ड कॉन्फर्मर। क्लियर है ये, है ना। अब थर्ड वाला क्वेश्चन उसी टाइप का है जैसे सेकंड क्वेश्चन का कैलकुलेशन है, बस इसमें हमको ब्यूटेन बोल दिया है, और इसमें क्या बोल दिया है, इसमें ब्यूटेन के जो कॉन्फर्मर्स है कौन से, इट इज एंटी और गॉश, उनके लिए अपने को दिया हुआ है, तो उनमें जो डिफरेंस जो कितना है 0.9 किलो कैलोरीज पर मोल का स्टेबिलिटी में, मतलब वो क्या हो जाएगा, डेल्टा एच विच इज इक्वल टू डेल्टा जी। ठीक है, उसको अपन कन्वर्ट कर लेंगे किसमें, दैट इज इनटू कैलोरीज, और वही सब्स्टिट्यूशन कर देंगे पूरा का पूरा, है ना। तो अब ये सब कुछ लिखा है मैंने यहाँ पर, तो अब इस वाले क्वेश्चन का सोल्यूशन पूरा डिटेल में नहीं बता रहा हूँ ना मैं, बस कन्वर्जन का ध्यान रखना, यूनिट कन्वर्जन का, वो सब्स्टिट्यूशन जो अपन कर देंगे, तो इस सब्स्टिट्यूशन से जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ जाएगा, है ना, कौन सा, इट इज एंटी टू गॉश। ठीक है ना, उनका जो रेशो है दैट विल, उनकी कॉन्सेंट्रेशन का रेशो इज व्हाट दैट के इक्विलिब्रियम, तो वो कितना आ जाता है, हम बोलेंगे इट इज 4.57 आ रहा है। ठीक है ना, एग्जैक्टली इन द सेम वे यू हैव टू कैलकुलेट। ठीक है, तो 4.57 आएगा विच इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 4.6। ठीक है, इसको जो अपन उसमें कन्वर्ट करेंगे दैट इज एंटी टू गॉश में, तो एंटी यहाँ पर कितना आ जाएगा, इट इज अराउंड 82%, और गॉश जो होता है दैट कम्स अराउंड 18%, है ना, क्योंकि इस बार इनकी स्टेबिलिटी में उधर तो डिफरेंस क्या था, 3 और 1, 3 वाला था ना एनर्जी का डिफरेंस, यहाँ पर एनर्जी डिफरेंस कितना था, इट वॉज 0.9। ठीक है, तो इस वजह से क्या है, गॉश फॉर्म भी जो है वो भी क्या है, थोड़ा सा स्टेबल है, तो एंटी ज़्यादा स्टेबल था तो क्या हो जाएगा, वो ज़्यादा रहेगा, बट गॉश फॉर्म भी क्या होता है इस बार, तो हम बोलेंगे सिग्निफिकेंट होता है। ठीक है, तो दिस कम्स अराउंड व्हाट, इट इज 82%, तो गॉश फॉर्म जो होगा दैट कम्स अराउंड व्हाट दैट 18%। आया क्या समझ में, ठीक है ना, तो इस तरीके से कैलकुलेट कर लोगे तो हम इसको हम क्या कर पाएंगे, इट इज एक्सपेरिमेंटली जस्टिफाई कर पा रहे हैं। ठीक है, एक बार इनको सबको एनालाइज कर लीजिए, विल बी वेरीफाइंग ना, सारे टाइप के क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे फिर।